नया IBN 7 हौसला है। यह नजारा आज की रणभूमि का। एक और केंद्र सरकार के 365 दिन पूरे होने पर योजनाओं का बखान, तो दूसरी ओर छुट्टी के बाद मुगली घुट्टी पीकर आए युवराज की कमान में इस जश्न पर वार। एक और एक साल के बखान के लिए मोदी सरकार ने पूरे देश में उतारे अपने 55 सेनानी। दूसरी ओर बखान की काट के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ने निकाली नाकामियों की बारात। एक और एक साल काम अनेक का नारा, क्या कुछ हासिल हुआ कि लंबी चौड़ी फेहरिस्त, तो दूसरी ओर पीएम को झूठा बताने की होड़, दिखावे की सरकार कहते हुए शिकायतों का पिटारा खोलने का खेल। यह नजारा आज की समर भूमि का। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के एक साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। On behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the Soot सरकार a happy birthday. इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस वो एक्सेलेंट रहा है। यदि कोई एक्सेलेंट भी यदि न कहना चाहे तो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि एक साल तक यह गवर्नमेंट बराबर एक्शन मोड में रही है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और कमिश्नर नहीं बनाओ, आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर मत बनाओ, आप लोकपाल नहीं बनाओ, तो जाहिर है आपके खिलाफ तो कभी चार्ज ही नहीं आएगा। आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 10 साल जो लोग वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा हमने 10 दिन में पूरा करके दिखाया। आस भी छूटी, सांस भी टूटी, मोदी की हर बात है झूठी। अच्छे दिन आए हैं, अच्छी बातें होने के लिए शुरुआत भी हुई है। स्किल डेवलपमेंट के कारण बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आगे कृषि विकास का दर और जीडीपी बढ़ने के कारण नई इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसके कारण रोजगार की निर्मित होगी। ये बात सही है कि एक साल में कोई हेडलाइन नहीं आया है, पर इसका माने नहीं है कि घोटाले नहीं हो रहे हैं, सवाल नहीं उठाए जा रहे। सरकार और विपक्ष के वार पलटवार के बीच देश ने याद किया वो लम्हा, वो वक्त, वो आंसू और बहुमत का वो जश्न। भारत मेरी मां है। और साल भर बाद देश ने देखा एक कड़वा संवाद। देश गवाह बना एक अनोखे द्वंद्व का। छिड़ चुका था जब सालगिरह पर महाभारत। मोदी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। यह दिन सियासी महाभारत के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि जहां मोदी के 55 सेनानियों ने अलग अलग जगहों पर सरकार की योजनाओं के बखान का मोर्चा संभाला, वहीं कांग्रेस ने जमकर जवाबी हमले किए। राहुल गांधी ने बाकायदा अपना पसंदीदा जुमला दोहराया, कहा सूट बूट वाली सरकार के बर्थडे पर बधाई, जो आप सुन रहे थे अभी। इसी बीच आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार एक साल के कामकाज का ब्यौरा पेश कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वहीं 2 विवादित मुद्दों पर उठे सवालों ने उन्हें घेरा। जवाब में बीजेपी ने मांगा है मोदी के लिए मोर पावर। कहा 2/3 बहुमत यानी 370 सीटें दिलवाइए और फिर देखिए कमाल। देखिए 370 पर हमारी विशेष रिपोर्ट। देश भर में मनाई जा रही है मोदी सरकार की सालगिरह। नेता और मंत्री दे रहे हैं साल भर का हिसाब किताब। जन धन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के दावे, नए इरादे। लेकिन क्या 2 पुराने विवादित मुद्दों को कर दिया गया है दरकिनार? अयोध्या में भव्य राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 सरकार की सालगिरह पर याद दिलाएगा ये दोनों मुद्दे। पूछा गया कब बनेगा अयोध्या में राम मंदिर? पूछा गया कब हटेगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370? आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है।
आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। 370 के बारे में इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम लोगों का है, हम लोगों के एजेंडा में है आर्टिकल 370। तो क्या बीजेपी इन दो विवादित मुद्दों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने की जुगत में है? पार्टी जानती है कि 370 सीटें यानी 2/3 बहुमत के बिना न राम मंदिर बन सकता है, न अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है। सो जब मिलेगा तब की तब देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 370 सालों से विवादों के केंद्र में रहा है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला ये अनुच्छेद बीजेपी की आंखों में सालों से खटक रहा है। पार्टी का मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने, देश के प्रति अलगाव की स्थिति खत्म करने के लिए विशेष राज्य का ठप्पा हटाना जरूरी है। जब तक 370 रहेगा तब तक इस राज्य के साथ मुख्य धारा से अलग हटकर सलूक किया जाता रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमात 370 को बनाए रखना चाहती हैं। दिक्कत ये है कि बीजेपी ने जिस पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है वो भी 370 को जारी रखने के पुरजोर हक में है। यही हाल अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे का भी है। खुद एनडीए में शामिल कई दल इसके हक में नहीं हैं। उनका मानना है कि मंदिर को लेकर अगर पहल की गई तो देश में मजहबी ध्रुवीकरण की राजनीति पैठ बना सकती है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि भले ही बीजेपी के आला नेता संसद में 2/3 बहुमत यानी 370 सीटें मिलने पर ही इन दो मुद्दों को सुलझाने का दावा करें, लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? जो भी है, फिलहाल तो पार्टी मांग रही है और पावर। अब चाहिए 370, मोदी मांगे मोर। इन मुद्दों पर बीजेपी का रुख शुरुआत से बेहद सख्त रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्हें लागू कर पाना उतना आसान भी नहीं। पार्टी अपनी तरफ से कई तरह की दलीलें देने की कोशिश भले ही करे, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो समय समय पर पार्टी और सरकार को परेशान करते रहेंगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र की सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो गया है और आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं ये 50 अलग अलग शहरों में 50 कद्दावर नेता बीजेपी के। अमित शाह दिल्ली की कमान संभाले हुए थे। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए सब उतरे हैं। राजनाथ सिंह कोलकाता के मैदान में उतरे। इसी तरह से सुषमा स्वराज ने भोपाल में मोर्चा संभाला। अरुण जेटली अहमदाबाद में थे। पार्टी अध्यक्ष खुद तो थे ही दिल्ली में। वेंकैया नायडू पुणे में थे। नितिन गडकरी पटना में थे, भूतल परिवहन मंत्री। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार रांची में थे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में थी। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जालंधर में थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु विदिशा में मोर्चा संभाल रहे थे। इनके अलावा पार्टी के तमाम प्रवक्ता और मोदी सरकार के मंत्री भी अलग अलग शहरों में 1 साल के काम का हिसाब देते हुए नजर आए। आप हमारे स्क्रीन पर जितने चेहरों को देख रहे हैं इन सब से आज अलग अलग शहरों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का इन सब ने बखान किया। आइए सुनते हैं मोदी सरकार के साल भर की कहानी मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की जुबानी। हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों, 1 साल में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। पूरा 1 साल हो गया इस सरकार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस वो एक्सेलेंट रहा है। यदि कोई एक्सेलेंट भी यदि न कहना चाहे तो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि 1 साल तक यह गवर्नमेंट बराबर एक्शन मोड में रही है। भारत ही नहीं सारी दुनिया में हमारी साख और हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में बढ़ी है। इस देश ने कांग्रेस को 60-65 साल का समय दिया है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमको 60 महीने का समय दीजिए। केवल 12 महीने में चमत्कार करके हम पूरे अच्छे दिन आएंगे ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छे दिन आए हैं, अच्छी बातें होने के लिए शुरुआत भी हुई है। आज से 10 दिन पहले मैं अमेठी आई। किसान पंचायत में किसानों ने हमसे कहा कि दीदी 10 साल से एक रैक मांग रहे हैं, खाद का रैक नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज ये कहते हुए मुझे गर्व है
कि 10 साल जो लोग वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा हमने 10 दिन में पूरा करके दिखाया। साल एक शुरुआत अनेक, ये अगर बीजेपी का नारा था तो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार थी। कांग्रेस का नारा है 1 साल देश बदहाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा वो बार बार सूट बदलने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सालगिरह की बधाई देते हैं। मोदी सरकार की सालगिरह पर जारी है महाभारत। कांग्रेस पार्टी ने भी जैसे को तैसा वाले अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विदेश में 59 दिन की छुट्टी काटने के बाद से आक्रामक तेवर में दिख रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सूट-बूट वाली सरकार को सालगिरह की बधाई दी। On behalf of the Congress party, I would like to officially wish the suit-boot Sarkar a happy birthday. सालगिरह के मौके पर केंद्र सरकार ने अपने तमाम मंत्रियों और बीजेपी के आला नेताओं को साल भर की उपलब्धियां बताने का जिम्मा सौंपा। कुछ इसी अंदाज में केंद्र सरकार की नाकामियां उजागर करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर उतार दिया। कांग्रेस नेताओं ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसी ने जुमले की सरकार कहा तो किसी ने दिखावा करने वाली सरकार बताया। कांग्रेस ने इस मौके पर मोदी सरकार की पोल खोलने का दावा करते हुए एक वीडियो फिल्म भी जारी की। साथ ही मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए बुकलेट भी जारी की गई। इस बुकलेट का शीर्षक है 1 साल देश बदहाल। आपने स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को एम्प्लॉयबल करने का सोचा। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग एम्प्लॉयबल बने, कितने लोगों को नौकरी मिली? आप आरटीआई के चीफ को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटमेंट नहीं करो, आप उसकी 3 कमिश्नर की नियुक्ति मत करो। 39,000 आरटीआई की एप्लीकेशन इनके सामने पड़ी है जिनका जवाब नहीं। ऊंची दुकान के फीके पकवान को पूरे देश में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीकों से मोदी सरकार की सालगिरह के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में कांग्रेसियों ने सालगिरह की बजाय केंद्र सरकार की पुण्यतिथि मनाई। पुलिस जिमखाना से आजाद मैदान तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर मोदी सरकार की पुण्यतिथि मनाई। इस रैली में संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा समेत कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की बारात निकाल डाली। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कनॉट प्लेस में मोदी की बारात निकाली। उधर अहमदाबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में है। वो केंद्र सरकार को घेरने, उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सालगिरह के मौके पर छिड़ी ये सियासी जंग आगे भी जारी रहेगी, यानी सालगिरह पर महाभारत लंबी चलने वाली है। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने कई बार अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, लेकिन पहली बार विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और उसे फेल बताया है। सरकार कह रही है कि वो अच्छे नंबरों से पास हुई है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जमीन पर उतरकर इन किताबी दावों और वादों से हटकर जनता के हित में काम करें। कैमरामैन जयपाल के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। कांग्रेस ने देश भर में जो हमले किए हैं उनका जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि विरोधी हमारे काम से घबराए हुए हैं, इसीलिए झूठे आरोप मढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल CNBC आवाज के संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने अरुण जेटली से बात की। कि मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं दूसरों के साथ इशू ज्वाइन करूं। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कर ले कि UPA 2 में इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया। पूरी दुनिया ने कहा कि उनके कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस था। पूरी दुनिया ने कहा कि कोयले से लेकर स्पेक्ट्रम तक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और भ्रष्टाचार था। पूरे दुनिया भर के निवेशकों ने भारत से अपना मुंह मोड़ लिया। जिस दुर्दशा में इस देश को वो छोड़कर गए थे, उस नकारात्मक और निराशावादी माहौल में से देश को निकालने का हम लोगों ने प्रयास किया है और उसमें काफी हद तक हम सफल हुए। वो कितने नंबर देते हैं
मुझे उसकी चिंता नहीं। किसी भी कक्षा में जो विफल हो जाता है, अच्छे नंबर लेने वालों से वो चिढ़ता है। ये एक मानव स्वभाव का असूल है, तो इसलिए मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करता। अरुण जेटली से जब बिहार चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को बिहार में चुनौती देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जनता परिवार में तो पहले से ही फूट पड़ी हुई है। जो मुझे लगता है इस साल की सबसे बड़ी चुनौती सरकार की रहने वाली वो है बिहार चुनाव। आपको क्या लगता है विकास की राजनीति बिहार में रंग दिखाएगी, चूंकि वहां पे जातिवाद की राजनीति थोड़ी सी हावी रहती है? देखिए, जो एक अवसरवादी गठबंधन बन रहा है उसमें दरारें पैदा हो गई। जेल जाने वाले और उनको जेल भेजने वाले एक होना चाहते हैं। उनमें एक अंतर्विरोध ऐसा है कि उसकी संभावना कम बनती जा रही है। तो उम्मीद करूं कि वहां पे पूरी तरह सरकार बनेगी बीजेपी के। निश्चित रूप से बीजेपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे चुनाव से पहले? अब पार्टी इस पर निर्णय लेगी। लक्ष्मण रॉय से बात कर रहे थे अरुण जेटली। तो अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के तमाम केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। वहीं बाड़मेर से बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम उपलब्धियां गिना रहे थे और बीच में किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि उनके संसदीय क्षेत्र में एक लड़की की मौत हुई थी। इस सवाल के बाद उन्होंने कैसा बेतुका बयान दिया है, ये भी सुनिए। हो गया, गिर गई, गरीब डेथ हो गई, क्या करें उसका? बताओ, रोड टांगों में गिरती है, करती है, क्या करते? पानी में डूब के मरती है वहां। उखड़ पड़े कर्नल सोनाराम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2G घोटाले को लेकर जांच के घेरे में आए पूर्व ट्राई चेयरमैन प्रदीप बैजल ने अपनी नई किताब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए हैं। बैजल का कहना है कि 2G मामले को लेकर जब उन्होंने तात्कालिक संचार मंत्री दयानिधि मारन के फैसलों का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें मंत्री की बात मानने की सलाह दी। इस किताब ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पूर्व नौकरशाह बैजल को कटघरे में खड़ा कर रही है तो बीजेपी पिछली सरकार के खिलाफ नया बारूद लेकर फिर हमले करने के लिए तैयार लग रही है। प्रदीप बैजल 2003 से 2006 तक TRAI के अध्यक्ष रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर प्रदीप बैजल से बात की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैजल साहब हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि दरअसल एक प्रैक्टिशनर्स डायरी जिसके नाम से उन्होंने पूरा अपना अकाउंट लिखा है, उसमें दरअसल क्या उनके अनुभव रहे हैं और क्या उनकी पीड़ा है। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस किताब के सवाल समय को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये अब आपने ये किताब क्यों लिखी है, तो क्या? देखिए, समय बड़ा स्पष्ट है। जब पुरानी सरकार थी और इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे तब तो मैं किताब नहीं लिख सकता था। तो जब इलेक्शन हो रहे थे मैंने किताब लिखनी शुरू की थी तब। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, 3 महीने आउट ऑफ सर्कुलेशन रहा और फिर मैंने किताब इस साल मार्च में ख़त्म कर दी थी। क्या दरअसल जो आपने लिखा है कि आपके ऊपर दबाव डाला गया कि आप यूएसएल की जो रिपोर्ट है अपनी वो न दें? मंत्री क्या चाहते थे? मंत्री चाहते थे कि अगर मैं यूएसएल की रिपोर्ट न दूं तो यूएसएल जो है वो चलता रहेगा और वो बेचारे यूएसएल के हिसाब से स्पेक्ट्रम बेच देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे और तो कहेंगे हम क्या करें, वो रेगुलेटर ने तो कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो इसलिए सारा जो ब्लेम है मेरे सर पे मर देंगे। परेशानी मुझे ये है कि मैंने वो रिपोर्ट दी, उसके बावजूद मर दिया सारा दोष मुझ पर, क्योंकि वो रिपोर्ट उनकी अलमारी में पड़ी रही। तो प्रदीप बैजल जो कि TRAI के अध्यक्ष रहे और वो भी 2003 से 2006, जो 2G को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण समय था, वो सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जिनका ये काम था कि सही पॉलिसीज को फॉलो किया जाए, जब दयानिधि मारन के बारे में शिकायत लेकर बैजल उनके पास गए तो बैजल ने किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उन्हें कोई मदद नहीं की। उसके बजाय जो उन्होंने किया वो ये किया कि सलाह दी कि मंत्री की बात ही मानी जाए। अब आगे बात करते हैं मुंबई की, जहां लोगों को एक नई सौगात मिलने वाली है। ऐसी सौगात जो खूबसूरत भी है और हाईटेक भी। जियो पार्क तकरीबन 37,000 स्क्वायर फीट पे बना ये गार्डन पूरे महाराष्ट्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है। क्या है इस पार्क की खासियत, देखें इस रिपोर्ट में।
मुंबई शहर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है जगह की। इस शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां बच्चों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शहर में है कार पार्किंग की जगह को लेकर। इन्हीं समस्याओं को मुद्दों में रखकर रिलायंस और MMRDA ने मुंबई के बीचों बीच BKC में बनाया है एक जियो गार्डन। हरी भरी घास, स्टाइलिश आर्किटेक्चर और शानदार लैंडस्केपिंग मुंबई को अब एक नई पहचान मिलने वाली है, जियो गार्डन। मुंबई के बीचों बीच BKC इलाके में बना ये इको पार्क पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गार्डन है, जो देखने में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, हाईटेक भी है। मुंबई शहर के बीचों बीच बना ये जियो गार्डन मुंबई वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। 37,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये गार्डन काफी ज्यादा हाईटेक है। इस पूरे गार्डन में तकरीबन 220 पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे गार्डन में जो ये हरे रंग की घास देख रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल टर्फ है।